नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। 9 राज्यों में सूखे के संकट पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। मनरेगा लागू करने पर मांगा कल तक जवाब। आईपीएल मैचों में पानी की बर्बादी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। श्रीनगर एनआईटी में तनाव बरकरार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम के अधिकारियों और छात्रों से मुलाकात। स्मृति ईरानी ने कहा, नहीं होगी छात्रों से नाइंसाफी। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को झटका। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का सीबीआई के सामने पेशी का आदेश। गिरफ्तारी पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाई कोर्ट में राष्ट्रपति शासन मामला। याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की केंद्र की याचिका खारिज। कल भी जारी रहेगी सुनवाई। पनामा दस्तावेजों पर दुनिया भर में हलचल जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति का टैक्स सुधारों पर जोर। फ्रांस ने पनामा को किया ब्लैकलिस्ट। लॉ फर्म मोज़ेक ने दर्ज कराया केस। और आइए देखते हैं पहली खबर। पनामा दस्तावेजों के खुलासे के बाद कई देशों के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आइसलैंड में प्रधानमंत्री सिंगमेंडर ने पद छोड़ दिया है, तो दूसरे नेताओं को भी अब सफाई देनी पड़ रही है। इस बीच फ्रांस ने पनामा को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो वहीं लॉ फर्म मोज़ेक ने आपराधिक मामला दर्ज कराया है। पनामा पेपर लीक मामले से दुनिया भर में खलबली मची हुई है। कई देशों के नेताओं के नाम का खुलासा दस्तावेज में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐसे मसलों से निपटने के लिए टैक्स सुधार की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। There's always going to be some illicit movement of funds around the world, but we shouldn't make it easy. We shouldn't make it legal to engage in transactions just to avoid taxes. वहीं भारी विरोध के बीच आइसलैंड में प्रधानमंत्री सिंगमंडर गुनलॉक्सन को पनामा के पेपर्स में नाम आने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। Ráðherra gat ekki fullvissað mig það hver væri afstaða Sjálfstæðisflokksins til þessarar. ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने उन लोगों की स्वतंत्र जांच की मांग की है जिनका नाम इन दस्तावेजों में आया है। अपने पिता का नाम आने पर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी सफाई दी। I own no shares. I have a salary as Prime Minister, and I have some savings, which I get some interest from, and I have a house which we used to live in, which we now let out while we're living in Downing Street, and that's all I have. विपक्ष के जवाब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परिजनों का नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन किया है। मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय ने पनामा पेपर्स को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। रूस ने लीक दस्तावेजों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम जोड़ने की निंदा की। फ्रांस ने पनामा को टैक्स हेवन ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। De respecter des grands principes internationaux. Il a voulu nous le faire croire. Il a pu obtenir ainsi qu'il ne soit plus inscrit sur la liste noire des paradis fiscaux. Ceci ne sera plus possible. Et la France a décidé. पनामा पेपर लीक मामले में लॉ फर्म मोसेक फोंसेका ने कहा है कि दस्तावेज लीक होने की वजह हैकिंग है और इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कराया गया है। पनामा सरकार ने मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी टीम का गठन किया है। वहीं खुलासा करने वाले पत्रकारों के महासंघ ने जल्द ही मामले से जुड़ी सभी हस्तियों की लिस्ट, ईमेल्स, वित्तीय कागजात और पासपोर्ट वगैरह की पूरी जानकारी देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा से लीक दस्तावेजों की भारत में जांच हो रही है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए मल्टी एजेंसी जांच टीम बनाई है। तो वहीं रिजर्व बैंक ने सभी नामों की गहराई से जांच कराने की बात कही है। उनका कहना है कि खातों की वैधता की जांच करना पहला काम होगा। सोमवार को आई खबरों के मुताबिक लीक दस्तावेजों में 500 भारतीयों के नाम हैं। इनमें राजनेताओं से लेकर उद्योगपति और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। ये जानकारियां पनामा की लॉ फर्म मोज़ेक से लीक दस्तावेजों के आधार पर सामने आई हैं। ये दस्तावेज जर्मनी के एक अखबार से होते हुए
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पास पहुंचे दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि रसूखदार लोग किस तरह अपनी संपत्तियों को छिपाकर टैक्स चोरी करते हैं। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ द इंडियन एक्सप्रेस से नेशनल अफेयर एडिटर पी वैद्यनाथन अय्यर हैं। उनका स्वागत है अय्यर साहब। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से इन दस्तावेज़ों के जब नाम सामने आए, दुनिया के कुछ देशों ने, जिसमें रूस और चीन का मैं जिक्र करूँ, उन्होंने एक तरीके से खारिज किया कि कई तरह के आरोप लगाए कि एक साजिश है, या पश्चिमी मीडिया की पर आरोप लगाए। लेकिन अब जब धीरे धीरे मैं कहूँ कि कुछ नेता रिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ सफाई दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब इसकी गंभीरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? जी, गंभीरता तो जैसे ही प्रेशर पड़ता है सामान्य लोगों का और जो खुलासे से जो नाम सामने आते हैं, और ये तो सोसाइटी का प्रेशर बहुत पड़ता है बड़े नेताओं पर या उद्योगपतियों पर। तो गंभीरता तो शुरू से हम जैसे ये कंसोर्शियम में जो 300 के करीब पत्रकार पिछले 7-8 महीने से जुटे हुए हैं, और इंडियन एक्सप्रेस ये ऐसे पत्रकारों और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो 110-111 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस 83 कंट्रीज में के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे थे। तो इसकी गंभीरता तो ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत पहले से ही इसका अंदाजा था। जब पहली बार खुलासा होता है तो लोगों का रिएक्शन जनरली ऐसा होता है कि हाँ हम हैं, हम नहीं हैं, या फिर कहते हैं कि ये जो हमने किया है वो सही किया है, ये कानून के दायरे में किया गया है। तो इसके ये, लेकिन ये मूल्य इसका ये एक प्रश्न उठता है कि ये इतनी सीक्रेसी क्यों? बिल्कुल। और आप लोगों ने, क्योंकि भारत में जो नाम सामने आए हैं, कुछ नाम जिनके सार्वजनिक घोषणा हुई है या सामने आ रहे हैं, कई लोगों के साथ आपने जांच की, आपकी टीम, या फिर मैं कहूँ दूसरे सोर्सेज के जरिए, किस तरीके से जो सरकार बात कर रही कि मल्टी एजेंसियां जो हैं वो जांच करेंगी, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी या तत्परता या फिर जो रूट देखना चाहिए था, क्या वाकई उसी की तरफ हम बढ़ते देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन एक्सप्रेस है, वो यही कर सकता है कि एक बड़े पैमाने पे ऐसा जब इन्वेस्टिगेशन होता है, वो फैक्ट्स के आधार पे हम लोग ये लोगों के सामने रखें, सरकार के सामने रखें। तो हमने बिल्कुल फैक्ट्स पर बिल्कुल एक ऊपर नीचे नहीं किया है। जो मोज़ैक फोंसेका पनामा हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास आए थे, हमने वो डॉक्यूमेंट्स को इतने महीनों में बहुत बारीकी से देखा, और ये लाखों के तादाद में डॉक्यूमेंट्स थे। तो इसमें से 40-50 हज़ार डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ इंडिया के नाम पर ही थे। तो ये जब हम बहुत ही बारीकी से इतना देखा है, तो बहुत साफ नज़र आता है कि जो सरकार ने इसके बाद जो अभी मल्टी एजेंसी प्रोब रखी है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी लोगों को रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर लॉ, जो हर कानून है, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ देखती हैं। जैसे फेमा का कानून जो है, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में आती है। वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन या ऐसे मामलों पर जब बात छिड़ती है, तो उसमें इनकम टैक्स आती है। तो सरकार ने ये बहुत ही सही कदम उठाया कि उन्होंने एक मल्टी एजेंसी प्रोब रखी है, क्योंकि इसमें इतने लेयर्स हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स वेब टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं कंपनीज की। यही मैं अय्यर साहब, यही मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि ये मल्टी लेयर सिस्टम, जिसको मैं कहूँ कि जिससे होते हुए पूरा का पूरा काला धन का जो खेल है वो किया गया, टैक्स बचाने का काम किया गया। आप लोगों ने जब तहकीकात की, कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ अलग अलग फील्ड्स के नाम हैं, किस तरीके से उनका रिएक्शन है, या फिर अभी भी सफाई सिर्फ देने की कोशिश की गई, और जो तमाम तर्क दिए गए उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, ये सबसे पहली बात थी कि हमारे देश में
चूंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी तरह से है नहीं अभी भी, तो 2004 फरवरी के पहले जिन्होंने भी बाहर के देशों में, जैसे ये टैक्स हेवन्स कहते हैं जहां पर बहुत कम टैक्स लगता है, बाहर के नागरिक जब आके वहां कंपनी स्थापित करते हैं तो वहां पर तो बाहर के नागरिकों को कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। तो पहली बात तो ये थी कि 2004 तक हमारे देश से बाहर के देशों में कंपनी स्थापित करना जो देश के नागरिक हैं उन लोगों के लिए मनाही थी, प्रतिबंधित है वो तरीके से। जिन्होंने 2004 के पहले ऐसे कंपनीज बनाई वो कानूनी तौर पर गलत काम किया है उन्होंने, और हमारी लिस्ट में ऐसे काफी लोग हैं जो 2004 के पहले बाहर कंपनी स्थापित की है, तो वो तो कानूनी तौर पे वो सीधा माना जा सकता है कि उन पर तो सरकार कार्यवाही करेगी, उनके बारे में ऑन इंफॉर्मेशंस निकालेगी और वो कंपनीज में क्या लेन देन हुआ, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए वो देखेगी। 2004 से लेकर 2004 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम शुरू की थी, जब भारतीय नागरिक $25,000 बाहर ले जा सकता था। वो ग्रेजुअली वो लिमिट बढ़ती गई, वो आज के डेट में वो लिमिट है $2,50,000 एक भारतीय नागरिक बाहर ले जा सकता है। लेकिन इस दौरान भी 2013 के पहले आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर बाहर देशों में कंपनी स्थापित कर सकते हैं। तो सिर्फ अगस्त 2013 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक नया रूट खोला, जिससे बाहर देशों में भारतीय नागरिक जाकर कंपनीज होली ओन्ड सब्सिडियरीज बना सकता था और जॉइंट वेंचर्स बना सकता था। तो इस दौरान भी काफी रेगुलेटरी थोड़ा सा क्लाउड रहा है, तो जिसमें लोगों ने कंपनीज में जाके शेयर्स खरीद लिए और सिर्फ वही है वो कंपनीज में शेयर होल्डर्स। तो आप कंपनी स्थापित कीजिए, या तो फिर जो कंपनी बनाई फैक्ट्रीज में जैसे मिलती है, मोज़ैक फोंसेका आप एक कंपनीज की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री पर कंपनीज बनती हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको निकाल के देता है मोज़ैक फोंसेका। तो आप वो कंपनी पहले से 2 साल पहले बनी हो या 3 साल पहले बनी हो, अगर आप सिर्फ आप ही उसमें अगर शेयर होल्डर हैं, तो ऐसा लगता है कि कंपनीज तो सिर्फ इन्हीं की है। ये ऑफ द शेल्फ कंपनीज कहते हैं, शेल कंपनीज कहते हैं, जो आपको कभी भी कोई बिजनेस नहीं बल्कि टैक्स को बचाना है। वक्त की कमी है साहब, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अहम और पेचीदा मसले पर बारीकी के साथ हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। असल में इस पूरे मसले पर कहां पर क्या पेश और किस तरीके से नियमों को तोड़ मरोड़ कर टैक्स को बचाने के लिए फर्जी कंपनियां वहां पर तोड़ की गई। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कई राज्यों में सूखे की स्थिति पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने मनरेगा फंड जारी करने में देरी पर फटकार लगाते हुए कहा कि 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं और केंद्र कुछ नहीं कर रहा। वहीं पानी संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैच कराने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। देश में इस वक्त 9 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा का क्षेत्र भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इसके अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में सूखे से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग पीने के पानी तक को तरस गए हैं। लातूर, परभणी में पानी भरने की जगहों पर धारा 144 लगानी पड़ी है। टैंकर और रेल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आणि वॉटर लेवल बोलते तो सब अपना बिगर सिंचन जो वाटर सप्लाई है तो कलम है, लातूर है,
नगर पालिका एमआईडीसी है और दारूर केज है और अम्बेजोगाई है। इतने वाटर सप्लाई बिगर सिंचन चलते मांजरा डैम, ये मेजर डैम है और ये मेजर डैम में 80-81 तक पहली बार ये ऐसा सूखा पड़ रहा है। महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआई, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह से पानी की बर्बादी कैसे कर सकते हैं, उनके लिए लोग ज्यादा अहम हैं या फिर आईपीएल मैच। कोर्ट ने कहा कि मैच ऐसी जगह होने चाहिए जहां जल संकट नहीं हो। इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। 60 मैचेस में से 20 मैचेस जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं वो उनको महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट किया जाए। हमने इंटरिम रिलीफ मांगी है कि जब तक पीआईएल डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है तब तक स्टेडियम्स को रोका जाए कि पिचेस की मेंटेनेंस के लिए वो पानी यूटिलाइज करें। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में सूखे की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र को गुरुवार तक हलफनामा देकर ये बताने को कहा कि मनरेगा योजना सूखा पीड़ित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है और इन राज्यों में वो किस तरह से फंड मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है और जब तक यहाँ पानी की सिंचाई नहीं बढ़ेगी, पानी का संवर्धन नहीं होगा, चेक डैम नहीं बनेंगे, डैम नहीं बनेंगे, समुद्र में जाने वाला पानी जब तक रुकेगा नहीं, तब तक वहाँ की परिस्थितियों में बदल होना कठिन है। एक एनजीओ की तरफ से दायर जनहित याचिका में सूखा पीड़ित राज्यों के लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज मुहैया कराने को लेकर केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। सूखे से फसल की बर्बादी ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब इन राज्यों में लोगों के सामने खाने के साथ साथ पानी का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीनगर एनआईटी में तनाव के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने संस्थान का दौरा कर अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों से उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। श्रीनगर में ये लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। परिजन छात्रों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। की पढ़ाई खराब हो रही है, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई वेस्ट हो। सब पढ़ने के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए हुए हैं, कोई ऐसे थोड़ा आए हुए हैं। इसलिए उनकी बात भी सुननी चाहिए, बच्चों की बात तो सुनो। घटना के बाद कैंपस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जो लोकल उनके जो एकेडमिक इश्यूज हैं, कुछ एग्जाम के पोस्टपोनमेंट की बात चल रही है, बाकी है वो देखेंगे। बाकी वहाँ की सुरक्षा के लिए जैसे मैंने कहा कि पूरा उनको सुरक्षा है और पूरी दी जाएगी। सीआरपीएफ के डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से फोन पर इस मामले पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गौर करने और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो ही मुझे सूचना प्राप्त हुई एनआईटी कश्मीर के संबंध में, तुरंत मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री महबूबा जी से बात किया और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर से मुझे टेलीफोन करके अवगत कराया कि नहीं, हम सभी बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम श्रीनगर एनआईटी पहुंच गई है। टीम ने अधिकारियों और छात्रों से इस मामले पर बात की। एचआरडी के ऑफिसर्स कैंपस में मौजूद हैं। हमने लगभग 500 छात्रों के साथ वार्तालाप की है। हमने कहा है कि जो छात्र विचलित है वो हमें बतलाएं ताकि हम उन्हें सहयोग दे सकें। संस्थान में कश्मीर से बाहर के छात्र अपनी सुरक्षा के लिए एनआईटी में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई समेत 5 मांगे कर रहे हैं। मंगलवार को एनआईटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे दूसरे राज्यों के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए थे। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जेके पुलिस को अंदर अलाउड किया, उन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज की। उसके बाद से मतलब वहाँ पे ऐसी कंडीशन है और जो भी अभी तक एक्शन हो रहे हैं वो सब नॉन लोकल्स के खिलाफ हो रहे हैं। दरअसल एनआईटी में गुरुवार रात से ही तनाव बना हुआ है। भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच बहस और मारपीट हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने सभी पक्षों के बीच सुलह का प्रयास किया था। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से कक्षाएं शुरू हुईं, लेकिन दूसरे राज्यों के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार जारी रखा और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सीबीआई पूछताछ में सहयोग करने की हिदायत दी है। अदालत ने सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है।
वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने मुख्यमंत्री के दोनों बेटों की उस याचिका पर अंतरिम राहत से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से कुछ संपत्ति जब्त करने के फैसले को चुनौती दी थी। सीबीआई के सामने इसी मामले को लेकर 2.5 घंटे मैंने डिपोज किया हुआ है, जिसकी ऑडियो विजुअल फिल्म बनी है। अभी भी तैयार है। उधर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने कोर्ट में राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। अब गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होने न होने की बात की गई है वो बहाना है, वो कानून के अंतर्गत बिल्कुल रेलेवेंट चीज नहीं है जो कोई संबंध रखे राष्ट्रपति शासन के आदेश से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में वन रैंक वन पेंशन योजना को पूर्व प्रभाव से लागू करने को मंजूरी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना लागू करने को मंजूरी मिली और इसके लिए 3,679 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी गई, जिसमें 3,640 करोड़ रुपए एनएचपी और बाकी राशि राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र के लिए रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम में उदारीकरण के लिए नीति में परिवर्तन को भी हरी झंडी दी। इससे नई तकनीकों को शुरू करने, स्पेक्ट्रम साझा करने और उसकी ट्रेडिंग के जरिए स्पेक्ट्रम के बेहतर इस्तेमाल में सहायता मिलेगी। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे जो कंट्री का जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा है उसको रियल टाइम स्टोर करना, उसका उपयोग करना, उसको डिजिटाइज करना, सही फोरकास्टिंग करना, देश में कहां-कहां वाटर अवेलेबिलिटी है एक्सट्रैक्शन कर सकें, इसीलिए नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर हम बना रहे हैं। असम के सियासी रण में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में एक रैली की और केंद्र सरकार की यूपीए पर उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए की नीतियों को केंद्र सरकार नाम बदलकर अपना बता रही है। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एनडीए की नीतियों के नाकाम होने की बात भी कही। आर्थिक मोर्चे पर पिछले 2 सालों में खेती बाड़ी में मंदी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे बड़े पैमाने पर भारत के किसान दुर्गति का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में रोजगार वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी मिदनापुर में आज चुनावी सभा की। उन्होंने वाम दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों की अगुवाई में पश्चिम बंगाल बदहाल हो गया और उसे तरक्की की राह पर लाने के लिए बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। आपके हक पर वो अधिकार जमाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमको पश्चिमी बंगाल में एक अपनी जो कि हमारा सहयोग कर सके, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल से लगी हुई सीमा को हम पूरी तरह से सील करेंगे ताकि कोई भी बांग्लादेशी यहां पर पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करने की हिम्मत न कर सके। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकारी नीतियों को आम जन तक ले जाने पर जोर दिया है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 25 वर्षों में पंचायत से संसद तक पूरी पकड़ बनानी होगी। मौका था बीजेपी के स्थापना दिवस का, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रवाद की भावना और पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। ऐसे में सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक ले जाना कार्यकर्ताओं का मकसद होना चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, एक ऐसी मजबूत पार्टी बनाइए जो आने वाले 25 सालों तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के विजय के झंडे गाड़ दे। इस मौके पर अमित शाह ने पार्टी की बुनियाद रखने वाले नेताओं को याद किया। उन्होंने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कार्यकर्ताओं की मेहनत और जज्बे को सलाम किया।
जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने जीवन में बलिदान दे दिया, अपने जीवन को तपाया है जिन लोगों ने, उनके कारण से ये पार्टी यहाँ तक पहुंची है। तो अब हमारा दायित्व है कि अभी हमारी मंजिल पूरी नहीं हुई है, इस पार्टी को और आगे लेकर जाना है। पार्टी ने 11 करोड़ लोगों को देश में जोड़ा है, वो प्रत्येक 11 करोड़ लोग पार्टी के बूथ लेवल पर सक्रिय हों, उनकी सदस्यता पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने में हो। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में जनता पार्टी के टूटने की वजह से हुआ था। आपातकाल के बाद जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था, लेकिन दोहरी सदस्यता के मसले पर जनसंघ में रहे नेता जनता पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अभी पार्टी 11 करोड़ सदस्यों के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करती है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। 83 वर्षीय कमला आडवाणी को दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में एडमिट किया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। कमला आडवाणी के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है। और अब कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पठानकोट आतंकी हमले के मामले में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI समेत विदेशी जांच एजेंसियों से मदद मांगी है। हालांकि इस बीच NIA जांच के बाद पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम के जवाब का भी इंतजार कर रही है। PTI के मुताबिक FBI से आतंकियों के साइबर फुटप्रिंट्स की जांच के लिए मदद मांगी गई है। महाराष्ट्र की विशेष कोटा अदालत ने 2002-03 में मुंबई बम धमाकों में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मुख्य आरोपी साकिब नाचन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोलकाता फ्लाईओवर हादसे में IVRCL के अधिकारी रंजीत भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया है। 31 मार्च को कोलकाता में निर्माणाधीन पुल के गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बल को कल इस इलाके में 203 आतंकवादियों के मौजूद होने की खबर मिली थी। बिहार में पूरी तरह शराबबंदी के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सरकार के इस फैसले को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया है। प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या मामले में उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। राहुल के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना का संयुक्त राष्ट्र ने जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि वो निश्चित तौर पर इस खतरे से निपटने में एक जिम्मेदार रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के विस्कॉन्सिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को टेड क्रूज तो वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी को बर्नी सैंडर्स ने हराया। मलेशिया में अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान सरदार सिंह और हरमनप्रीत ने गोल किए, जबकि जापान की ओर से 1 गोल क्लीन किया। मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु ने विजयी शुरुआत के साथ दूसरे दौर में जगह बना ली। वहीं पुरुष एकल में HS प्रणय और K श्रीकांत पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। तो खबरों के आज के सफर में इतना है। नमस्कार।